आप लिलुआ वर्कशॉप के अंदर जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा, मतलब एक अनोखा मिश्रण है। वहाँ पे आपको हेरिटेज का भी आपको अंश दिखेगा और जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी आपको दिखेगा। रोबोटिक्स से लेके आपका जो पुराने ज़माने के आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे कुछ दिखेंगे। तो ये हेरिटेज जो रेलवे की हेरिटेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी उत्पत्ति की भी बहुत रोचक कहानी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेल है वो भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा बिछाई गई थी और इसका जो ब्रिटिशर्स का जो उनका मूल कारण था इसको बिछाने का वो ये था कि एक तो जो इंग्लैंड से पदार्थ जो उनके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे उसके लिए मार्केट, और जो इंडिया में जो हम रिच थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, जो नेचुरल धरोहर हमारी थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको ले जाके पोर्ट तक ले जाना ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, यहाँ से ब्रिटेन भेजा जा सके। और एक तरह से जो भारतीय रेल की जो ग्रोथ हुई तो वो जो ब्रिटिशर्स का ये जो एक टारगेट था उसको मीट करता था। लेकिन उसके साथ एक और इसमें चीज़ जुड़ी हुई है कि ब्रिटिशर्स में जो आप जानते हैं कि उनका जो इंडस्ट्रियल एज उस समय हुआ था 1800 से 1850 के बीच में, उनका जो उत्पाद होता था ख़ास तौर से स्टील प्रोडक्शन वगैरह जो है उसका जो उत्पाद है वो उसका भी इंडिया एक मार्केट बन गया था। तो आप रेल बिछाई जा रही तो आपको रेल की पटरियाँ चाहिए, वो पटरियाँ हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, वो पटरियाँ ब्रिटेन से आती थी। उसी तरह से ब्रिजेज़ हो गए और आपके स्टेशन पे जैसे फुट ओवर ब्रिजेस, आप कई जगह जाओ रेल में, भारतीय रेल में आप देखोगे, ईस्टर्न रेलवे में बहुत जगह आपको दिख जाएगा कि जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिवेट से जोड़ा गया है, ना कि वेल्डिंग से। वेल्डिंग बाद की टेक्नोलॉजी है। तो जो भारत में रेल आई उसका भी बहुत ही रोचक कहानी है। वो ये कि आपको ये मालूम होगा कि पहली रेल 16 अप्रैल 1853 1853 को चली थी और मुंबई और थाने के बीच में चली थी। लेकिन असल में पहली रेल कोलकाता में चलनी थी और वो इसलिए नहीं चल पाई। ये लोग तैयार थे, सब कुछ तैयार था, लेकिन क्या हुआ कि 2 जहाज़ आने थे। एक जहाज़ में इंजन आना था और एक जहाज़ में कुछ डब्बे आने थे। तो एक क्लर्क की गलती के कारण वो डब्बे कोलकाता के बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, वो रीडायरेक्ट हो गए। और दूसरा ये हुआ कि जिस जहाज़ से इंजन आना था, लोकोमोटिव आना था, वो जहाज़ ही डूब गया। तो ऐसा कुछ मान लीजिए कि इधर कोलकाता की किस्मत में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और उधर बॉम्बे में सारा कुछ समय से हो गया। इसलिए भारत में जब इतिहास लिखा जाता है रेल का तो ये कहा जाता है कि जो उसकी शुरुआत हुई वो 16 अप्रैल 1853 में हुई। अगर गाड़ी जो ये सारे व्यवस्था है जो इंग्लैंड से आ रहा था शिप और ये सारा समय से पहुंच जाता तो ईस्ट इंडिया रेलवे उस समय जो कंपनी थी जो कोलकाता बेस्ड थी वो पहली ट्रेन चलाती और वो इससे भी और लगभग साल भर पहले हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक और रोचक बात है, बिज़नेस की बात है, व्यापार की बात है। तो ब्रिटिशर्स ने रेल का व्यापार जो है ब्रिटिश कंपनियों को दिया था। यहाँ एक बात जानने की बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई आई थिंक अभिंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, उन्होंने पहले अर्जी दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो रेल लगाना चाहते हैं, लेकिन उसको दबा दिया गया, उसको नहीं आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि शायद ब्रिटिशर्स के लिए भी एक बड़ी बात हो जाती कि एक इंडियन जो है वो रेल सिस्टम चालू कर रहा है इंडिया में। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और जैसा कि मैंने बताया था कि उस समय जो रेल को चलाने का व्यवस्था था वो स्टीम इंजन से था, स्टीम लोकोमोटिव से था। और स्टीम लोकोमोटिव का पहले जो है वो आपके पूरे ब्रिटेन से आते थे, फिर उनको जैसे बोलते हैं ना सेमी नॉकडाउन किट, मतलब पार्ट पार्ट में लाके यहाँ जोड़ना चालू किया गया। जब संख्या बढ़ने लगी तो प्रैक्टिकल नहीं रह गया कि ये व्यवहारिक नहीं था कि आप वहाँ से शिप में पूरा इंजन लेके आएँ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पे ही रेल का इंडस्ट्री को डेवलप करना चालू किया। पहले तो ये किया कि जो इंजन और जो डब्बे बाहर से आते थे जो फिनिश्ड कंडीशन में पूरी तरह से तैयार नहीं आते थे, उनको लेके यहाँ जोड़ के बनाया जाए। तो लिलुआ वर्कशॉप भी उन वर्कशॉप्स में है जो शुरुआत में काम करता था। ईस्टर्न रेलवे का एक और बहुत पुराना वर्कशॉप जमालपुर में है जो कि मुंगेर बिहार राज्य में है। पहले जब कारखाना स्थापित करना है भारत में तो उसके लिए जो अंग्रेज़ों ने जगह चुनी थी, मेरी जानकारी में ये है कि वो जगह कुछ और थी, लिलुआ नहीं थी।
फिर सन 1900 में लिलुआ का चयन किया गया था। ये चयन करने के पीछे एक कारण था। कारण ये था कि ये आप जब रेल का काम करेंगे, इंजन का काम करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है कि आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, एक कोई पास में स्टेशन होना चाहिए जहाँ से गाड़ियाँ आपके वर्कशॉप में आ जाएंगी, कारखाने में। तो लिलुआ जो है हावड़ा से जुड़ा हुआ है। हावड़ा एक बहुत बड़ा रेल सेंटर था, एक तरह से न्यूक्लियस था, वहाँ से जो आपका ट्रैक जाता था वो लिलुआ के पास से जाता था। और उस समय जब 1900 की बात करें तो लिलुआ कोई बहुत विकसित जगह नहीं थी, खाली जगह थी, जितनी जगह चाहिए थी मिल गई। उसी कारण आप देखते हैं कि बहुत अच्छा विस्तृत आपका कारखाना बना है। केवल कारखाने के साथ ही कॉलोनी बनी है, मतलब हर एक व्यक्ति जो यहाँ काम करता था यहीं रहता था, उसको फिर शहर जाने की ज़रूरत नहीं, ना हावड़ा जाने की ज़रूरत, ना कलकत्ता जाने की ज़रूरत है। तो ये कारण था कि यहाँ पे स्थापित किया गया। और कारखाना जब बना तो आप 1900 का आप थोड़ा विचार करिए, जिसको बोलते हैं ना, आप पीछे जाइए और उस समय देश की क्या स्थिति रही होगी। औद्योगिक स्थिति तो बहुत ही, जिसको प्राइमिटिव बोलते हैं, बहुत ही पिछड़े एक तरह से थी। और हमारे यहाँ जब वर्कशॉप चालू हुआ तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे स्टीम इंजन है तो उसके हर एक चीज़ें बनने लगी। तो जो फोर्जिंग की जो विधा होती है, जो ढलाई की विधा होती है, सारी कुछ इसमें होती थी। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नट और बोल्ट होते थे वो भी यहाँ बनते थे। इंडस्ट्री नहीं थी। कलकत्ता जैसे आज का है या 50 साल पहले था, वैसा नहीं था। अब तो आपको कलकत्ते में जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ नहीं भी उपलब्ध है वो बना के दे देंगे, लेकिन ऐसा बाहर नहीं था। तो इस कारखाने में सब कुछ अंदर होता था। और शायद ये कारखाना एक न्यूक्लियस बन गया, एक केंद्र बिंदु बन गया, जिसके कारण यहाँ जिन लोगों ने काम किया वो लोग बाहर गए, फिर बाहर वो जो इंडस्ट्री कलकत्ते में सेटअप हुई। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो कारखाने हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है उसमें, जो कलकत्ते का औद्योगिक इतिहास है उसको बढ़ाने में भी। भारतीय रेल के बारे में जो सबसे गहन अध्ययन किया है और जो सब अथॉरिटी, वर्ल्ड अथॉरिटी, ग्लोबल अथॉरिटी माने जाते हैं, प्रोफेसर इयान कर, ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने भारतीय रेल के इतिहास और भारतीय रेल के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया था। और इन्होंने एक्चुअली ये जो टर्म एक है वो बनाया था कि इंडियन रेलवेज इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि इंडिया मेक्स इंडियन रेलवेज एंड इंडियन रेलवेज मेक्स इंडिया। तो ये जो बात है बहुत ही सार्थक है, क्योंकि देश को एकजुट बनाना, उसको एकजुट बांधना। और आप जो हमारी स्वतंत्रता है उसके पहले की बात करिए तो कितने सारे अलग अलग राज्य थे, रजवाड़े थे, ब्रिटिश कंपनीज थी, प्रेसिडेंसीज थी। तो इनको सबको बांध के रखना वो भारतीय रेल का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। आज़ादी के बाद और इसको सुदृढ़ किया गया, जो नेटवर्क था उसको और मजबूत बनाया गया, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन, जो नींव थी, वो ब्रिटिश पीरियड में रखी गई। और आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश हार्डवेयर के साथ ब्रिटिश उसके साथ रखा गया। तो राष्ट्र एक कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ही केवल नहीं डिफाइन होता है। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय रेल उसको एक तरह से बांध के रखती है। वो नसें हैं जिस पे पूरा आपकी जो रेल दौड़ती है, वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को कनेक्ट करती है, सामान ले जाती है। अर्थव्यवस्था में उसका बहुत ही अहम योगदान है, समाज में बहुत योगदान है। अगर आप इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, 20th सेंचुरी का जो पहला पार्ट है, उस समय आप सामाजिक व्यवस्था का आप इमेजिन करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन था। रेलवे में भी अलग अलग क्लासेस होते थे ट्रेन के, लेकिन एक बार आप जब ट्रेन में चढ़ गए तो आपका बैकग्राउंड क्या है उससे अंतर ही नहीं पड़ता है। आप बगल वाले के साथ बैठ के खाते हो, पीते हो, बात करते हो, गप मारते हो, लंबी यात्रा करते हो। इसका असर ही नहीं होता है कि आप किस बैकग्राउंड से, किस पृष्ठभूमि से आए हो। वो यात्रा के दौरान आप सब बराबर हो जाते हो। तो एक तरह की सामाजिक सामंजस्यता बढ़ाने में और एक जो योगदान जो रेल ने दिया है वो बहुत ही अहम योगदान है। हम भारतीय रेल के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं। ये पीछे हमारे बैकग्राउंड में, हमारी पृष्ठभूमि में वो लिलुआ वर्कशॉप है। भारतीय रेल का जो पुराना इतिहास है, जो रेल के इतिहास के बारे में, रेल के धरोहर के बारे में हम जब भी बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले स्टीम लोको की तस्वीर आती है, क्योंकि वो एक तरह से रेल का प्रतीक है। आप देखेंगे कि भारतीय रेल का जो चिन्ह है उसमें भी स्टीम लोको बना हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो जो स्टीम लोको है वो चलता कैसे है? वो कोयला खाता है और पानी पीता है, और पानी पीने के लिए फिर उसको पानी चाहिए। कोयला तो वो अपना पीठ पे ढोता रहता है, बहुत लंबी दूरी तक जो कोयला है चलता रहता है, लेकिन पानी के लिए उसको हर एक 100 किलोमीटर पे रुकना पड़ता था। वहाँ पे पानी के पूरे संयंत्र होते थे, पानी सप्लाई करने का। जो लोग
स्टीम लोको में, जो स्टीम ड्रिवन ट्रेन में यात्रा किए होंगे पुराने लगभग 70s या 80s के दशक में, उनको याद होगा कि वो स्टीम इंजन ट्रेन खड़ी होती थी स्टेशन के थोड़ा आगे और उसमें पानी भरा जाता था। तो पानी का इतिहास रेल के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और चूँकि शुरू में अधिकतम भाप के वाष्प इंजन या स्टीम लोकोमोटिव्स थे, तो अंग्रेज़ों ने जब रेल बिछाई तो साथ में पानी की बहुत सारी व्यवस्था की। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको साउथ टैंक बोलते हैं, लिलुआ झील भी बोलते हैं। इससे वर्कशॉप के दूसरे की तरफ एक नॉर्थ टैंक भी है। ये दोनों उस संरचना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ पे जो वर्कशॉप है, शुरू में जब इसमें स्टीम के इंजन की रिपेयर होती थी और बगल में आपका लिलुआ स्टेशन है, वहाँ पे पानी का सप्लाई, इन सभी के लिए ये जो दो मैन मेड पॉन्ड्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। इनमें पानी वर्षा का आता है। उसके अलावा जो साथ में कॉलोनी है, वहाँ पे पानी यूज़ के बाद जो डिस्कार्डेड, जिसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं, वो सारा पानी यहाँ पे आ जाता है। तो एक तरह से इस पानी को हम यहाँ पे स्टेबलाइज़ करके, परिष्कृत करके, जो एक प्राकृतिक क्रिया है, इससे हम वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं। वर्कशॉप में भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे पहले भाप के इंजन थे, तो उसमें आपको इंजन को चलाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, उन सब सभी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। उसके अलावा आपको जनरल क्लीनिंग, कंपोनेंट क्लीनिंग, इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है पानी के लिए। और एक और जो बड़ी आकर्षक चीज़ इस वर्कशॉप की है, जो कि कलकत्ते में मैंने देखा है, केवल वर्कशॉप में नहीं, दूसरे रेल के जो जैसे आपका हावड़ा स्टेशन हो गया, उन सब जगहों पे, रेलवे कॉलोनीज़ में भी रेलवे जो है अपनी खुद की पब्लिक वाटर यूटिलिटी है रेलवे के पास। वो सिटी के ऊपर नहीं, शहर के ऊपर नहीं निर्भर करता है। यहाँ पे भी आप पृष्ठभूमि में जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, वो लिलुआ का एक पानी को क्लीन करने का संयंत्र है। यहाँ पे हम बेलूर मठ के पास से पानी उठाते हैं गंगा से, हुगली से, और उस पानी को यहाँ ला के हम उसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, और उसी पानी को पूरा यहाँ कॉलोनी में इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, और वर्कशॉप में भी उसको दिया जाता है। तो हमने देखा कि अलग अलग स्तर पे जो पानी है, उसका यहाँ पे एक तरह से उपयोग होता है। टैंक जो है, जिसमें जो रेन वाटर जो है अपने आप आता है, तो एक तरह का लार्ज स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। इस पानी को हम सेकेंडरी यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो गंगा से पानी आता है, वो पानी को साफ़ करके हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो घरों में जाके फिर वापस इसी पॉन्ड में आ जाता है एज अ ग्रे वाटर। तो हमने देखा कि ये सारा जो संरचनाएं हैं, ये जो टैंक है, जिसको कि लिलुआ झील आजकल बोलते हैं, ये सब मैन मेड हैं, इधर भी और नॉर्थ टैंक भी। और इसका एक और इंटरेस्टिंग उपयोग ये है कि इस झील में चूँकि पानी स्वच्छ है, यहाँ पे वो जो एक टिपिकल शहर की समस्या होती है कि शहर का सीवेज जो है वो पानी में जाता है, वो यहाँ नहीं जाता है। इसके कारण पानी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और इसी कारण यहाँ रहने वाली इसमें जो मछलियाँ हैं, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। रेलवे का एक ख़ास तौर से ईस्टर्न एरिया जो रेलवे का है, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर है, जो कि यहाँ पे भी है। वो ये है कि इस वाटर बॉडी को केवल वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे पूरा अच्छे ढंग से मछलियाँ पाली जाती हैं, और इस पूरे वाटर टैंक को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो पूरा इसको मैनेज करता है, और यहाँ का जो फ़िशिंग है उसको वो बेचता है। और यहाँ के बारे में अभी जो हाल में मैंने पता किया, वो एक बहुत ही रोचक बात ये है कि यहाँ पे चूँकि मछलियाँ पैदा की जाती हैं खाने के लिए नहीं, यहाँ एंगलिंग क्लब जैसी व्यवस्था है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अलॉन्ग द टैंक लगभग 70-80 लोकेशंस हैं, जहाँ पे वो लोकेशन को ऑक्शन किया जाता है। लोग आते हैं वीकेंड पे यहाँ एंगलिंग करने के लिए। यहाँ पे इस पानी का, इस टैंक का बहुत ही रोचक इतिहास है, और बहुत ही रोचक ढंग से इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम जो टैंक है उसमें रेन वाटर इकट्ठा करते हैं, और जो डिस्चार्ज है कॉलोनी का वो आता है, उसको हम लोग रिसाइकल करके कारखाने में इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई वगैरह के लिए। उसके अलावा हमारा गंगा से भी पानी आता है, जो कि एक पाइपलाइन के माध्यम से आता है। उसको साफ़ करके हम जो कॉलोनी है और जो वर्कशॉप है, दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं।